आज की स्टोरी है 1982 के टाइम पे हुए एक हादसे की, लेकिन उसके अंदर जो शख्स था अक्यूज, उसको पकड़ने में 40 साल लग गए। और 40 साल के बाद जब वो बंदा 69 ईयर्स का था तब वो पकड़ा गया सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक के केन से। यूएस के अंदर एक शहर है कोलोराडो, और कोलोराडो के अंदर एक जगह है जिसका नाम है ब्रेकनरिज। वहीं की ये कहानी है। वहाँ पे 1982 के टाइम पे एक कपल रहता था जिसमें हस्बैंड का नाम था जेफ और उसकी वाइफ का नाम था बॉबी। बॉबी एक रिसेप्शनिस्ट थी और अक्सर अपने काम पे जाने के लिए हिच हाइकिंग करती थी, यानी किसी से गाड़ी में लिफ्ट लिया करती थी। तो ये दिन था 6 जनवरी 1982। उस दिन भी वो अपने काम पे जाने के लिए इसी तरह उसने हिच हाइकिंग ली और अपने काम पे गई। वहाँ पे जाने के बाद पूरा टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद शाम को उसने अपने हस्बैंड जेफ को कॉल करके बोला कि आई एम गोइंग टू द ड्रिंक विद माई फ्रेंड्स और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो वाई डोंट यू जस्ट गो स्लीप एंड हैव अ डिनर, मैं आ जाऊँगी 2-3 घंटे तक। उसके बाद उसका हस्बैंड बेफिक्र होकर खाना बनाता है, वो डिनर करके सो जाता है। उसकी नींद अचानक रात को खुलती है 12 बजे के आसपास, और फिर वो देखता है कि अभी तक मेरी वाइफ घर नहीं आई है। तो इसी स्ट्रेस में वो कॉल करता है अपनी वाइफ की कलीग को। तो उसकी कलीग फ़ोन उठा के बोलती है वो तो 7 बजे के बाद निकल गई थी, उसे 1-2 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहिए था, आखिर अभी तक वो क्यों नहीं पहुंची। तो अब उसका हस्बैंड और ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है। वो कॉल करता है पुलिस को। पुलिस उसको सजेशन देती है कि बाहर बहुत बर्फ़ है और स्नो गिर रही है, वाई डोंट वी ट्राई टुमारो, एक दिन रुक के हम सुबह ट्राई करते हैं। तो उसका हस्बैंड ये बात मान लेता है और वो उसको लगता है कि शायद वो कहीं पे स्लीप ओवर के लिए रुक गई है और शायद वो सुबह तक खुद ही घर आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगले दिन उसे एक फार्मर की कॉल आती है और वो कहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी पे एक बॉडी मिली है। तो जेफ जल्दी से पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है और जिस चीज़ का उसको अंदाज़ा था, जिस नाइटमेयर का, वो असली साबित होता है। वहाँ उसकी वाइफ की लाइफलेस बॉडी पड़ी मिलती है और उसके लगभग 15 किलोमीटर आगे उसको अपनी वाइफ के कुछ बिलोंगिंग्स मिलते हैं, जैसे कि उसकी वाइफ के पर्स में से कुछ चाबियाँ, उसके वाइफ के हाथ में प्लास्टिक का हैंडकफ, साथ में वहाँ पे उसके वाइफ के फुटप्रिंट्स। और सबसे अजीब चीज़ होती है कि ऑरेंज कलर का जो सॉक्स होता है वो पूरा पैर में ना होके सिर्फ एक पैर का सॉक मिलता है। तो आखिर वो दूसरा पैर जो सॉक्स था ऑरेंज का, वो कहाँ था। एक्चुअली उसी दिन एक और लड़की के लापता होने की खबर आती है पुलिस को। उसका नाम होता है एनेट शिनी। एनेट शिनी की बॉडी तो उस दिन नहीं मिलती है, लेकिन मिसिंग होने की रिपोर्ट आती है पुलिस के पास। कुछ पूछताछ के बाद एक चीज़ बड़ी स्ट्रेंज पता लगती है कि जो बॉबी का हस्बैंड था जेफ, उसका एनेट से कुछ कनेक्शन था। जब पुलिस कुछ पूछताछ करती है तो बॉबी का जो हस्बैंड था जेफ, वो किसी भी स्पेकुलेशन को बिल्कुल डिलीट कर देता है, मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा उसकी गायब होने से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी वाइफ के मर्डर से। एक्चुअली मैंने सिर्फ एक बार एनेट को लिफ्ट दी थी, क्योंकि एनेट भी बॉबी की तरह अक्सर हिच हाइकिंग किया करती थी, इसीलिए उस टाइम पे मैंने उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया था। इससे ज़्यादा मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और जब पुलिस आगे तफ्तीश करती है तो पुलिस को भी कुछ खासा मिलता नहीं है कि इसको अक्यूज़ बनाया जाए। तो इस हादसे के 3 महीने के बाद जब बॉबी के साथ ये हादसा हुआ था और एनेट गायब हुई थी, उसके ठीक 3 महीने के बाद फाइनली इन्हें एनेट शिनी की भी लाइफलेस बॉडी मिल जाती है और वहाँ से भी एनेट के कुछ बिलोंगिंग्स मिलते हैं और एक चीज़ कॉमन होती है। गेस करिए क्या? यस, वो ऑरेंज पेयर सॉक और उसका दूसरा पार्ट, जो उस पेयर का दूसरा ऑरेंज सॉक था, वो यहाँ एनेट की बॉडी के पास मिलता है। और उसकी जो बॉडी थी वो भी इस जगह से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर मिलती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती। तो पुलिस को लगता है कि उस एक दिन ये हादसा जिसने भी किया है, जो भी अक्यूज़ है, उस एक बंदे ने इन दोनों के साथ कुछ गलत काम किया है और इन्हें मार दिया। तो बेसिकली पुलिस की थ्योरी के हिसाब से एक शख्स ने पहले एनेट को लिफ्ट दी, फिर उसके साथ असॉल्ट किया और जल्दबाजी में उसका एक ऑरेंज सॉक वहाँ पे रह गया। वो वापसी आया, उसका शायद मन नहीं भरा था या शायद वो और हादसा करना चाह रहा था, या फिर उसको इत्तेफाक से जिस दिन बैड लक था एनेट के साथ साथ बॉबी का, उसे बॉबी दिखी। उसने दोबारा उस जगह पे टाउन के पास से बॉबी को उठाया और फिर एक सुनसान जगह पे ले जाके बॉबी के साथ भी गलत किया। यह शायद बॉबी ने उसको रेसिस्ट किया, तो उसने बॉबी को ऐसे ऐसे हादसे के टाइम पे मार दिया। अब पुलिस के पास धीरे धीरे करके काफ़ी सारी लिस्ट बन गई थी अक्यूज़ की। उसी टाइम पे कुछ लोग थे, कुछ 2 सीरियल किलर जो जेल से भागे हुए थे। पुलिस को सबसे पहले उन पे शक हुआ।
उन्हें पकड़ा गया, उन्हें जेल में डाला गया, उनके साथ पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और डीएनए मिलाया गया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इन सारे टेस्ट के बाद पता चला कि उन दोनों में से किसी ने भी ये काम नहीं किया था। दोबारा से पुलिस को जेफ पे शक हुआ। जेफ को दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया और उसके ब्लड सैंपल लिए गए, लेकिन इस बार भी जेफ बिल्कुल क्लीन निकला। तो पुलिस अब सिर्फ अपना सर खुजा रही थी कि आखिर ये कौन है जिसने ये किया है, और वो भी दो लड़कियों के साथ, और वो पकड़ा नहीं गया अभी तक। तो अब इस हादसे को 5 साल 10 साल निकल गए थे और सबने गिव अप कर दिया था, पुलिस ने, दोनों विक्टिम की फैमिली ने। लेकिन एनेट शनी की फैमिली ने अभी गिव अप नहीं किया था पूरी तरह से। जब उन्हें लगा कि पुलिस आगे कुछ और करना नहीं चाह रही है या नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने खुद ही एक डिटेक्टिव हायर किया। इत्तेफाक से उन्होंने जो डिटेक्टिव हायर किया था उसकी भी कुछ बैक स्टोरी थी। वो एक्चुअली में लोगों की हेल्प करना चाह रहा था। उस डिटेक्टिव ने, जिसका नाम था चार्ली मैकॉर्निक, उसने सिर्फ $1 पे इनकी हेल्प करने की ठान ली। उसने काफी सारे हाथ पैर मारे, लेकिन उसे भी कोई ऐसा सबूत, ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी टेस्टिमनी नहीं मिल रही थी जिसके बिना पे वो पकड़ सके अक्यूज को। दरअसल 80s 90s के टाइम पे, जैसे आज के टाइम पे फोरेंसिक में बहुत ज़्यादा सक्सेस है और आप 100 साल पुराना भी डेटा कलेक्ट करके पता कर सकते हो इसका जेनेटिक्स क्या है या फिर इसके अंदर डीएनए किसका है। 80s 90s के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। उसी टाइम पे डिटेक्टिव चार्ली को पता चला कि यूएस के अंदर ही एक कंपनी है जो डेटा कलेक्ट करती है डीएनए का। लेकिन उस टाइम तक भी इस तरह से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप किसी 40 साल 20 साल पुराने बंदे को पकड़ सको। लेकिन किस्मत से चार्ली या एनेट शनी के फैमिली की किस्मत अच्छी थी या उस अक्यूज की बुरी थी। लेट 90s में एक नई टेक्नोलॉजी आई और वो ये कंपनी यूज़ करने लगी, जिसका नाम था जेनेटिक जेनेलॉजी। इसके अंदर आप किसी फैमिली ट्री में एक फैमिली मेंबर का ब्लड टेस्ट से ये पता लगा सकते हो कि इसका दादा कौन था, परदादा कौन था, या फिर इसके फैमिली में किसका ब्लड सैंपल मैच हो सकता है इस ब्लड से। तो ये टेक्नोलॉजी जो थी, इसको पूरी तरह अप्लाई होने में कई साल लगे। उसके बाद टाइम बीतता गया। अब ये टाइम था 1980 के बाद 90 आया, 2000 आया, 2010 चला गया पूरा, और फाइनली 2020 कोविड आया। कोविड के बाद कोलोराडो और ब्रेकनरिज पुलिस डिपार्टमेंट ने ये दोबारा से कुछ पुरानी केस की फाइलें खोली और जो केस वो फॉरेंसिक के जरिए सॉल्व कर सकते थे वो स्टार्ट करने लगे, और उन्होंने दोबारा से एनेट और बॉबी का भी केस रीओपन किया। और इसके बाद उन्हें फाइनली सक्सेस मिली 40 साल के बाद। ये डेटा मिलियंस ऑफ लोगों में टेस्ट करने के बाद फाइनली 2 लोगों में पॉजिटिव आया, और उसमें से हमारे इस अक्यूज के ऊपर पॉजिटिव आया जिसका नाम था एलन फिलिप्स। एलन ऑलरेडी उस टाइम 69 ईयर्स का था, और जब पुलिस ने बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि हाँ, ये उस टाइम पे एक्टिव था ब्रेकनरिज में, और उसे बहुत जगह पे उस दिन भी लोगों ने देखा था अपनी गाड़ी के अंदर। तो पुलिस ने इसकी एक्टिविटीज फॉलो की और फाइनली उसे एक ट्रैप बिछा के एक पेप्सी के कैन पे जो उसका फिंगरप्रिंट्स थे उसके जरिए उसे पकड़ा गया, और ये साबित हो गया कि इसी ने उस टाइम उन दोनों लड़कियों के साथ ये हादसा किया था। तो गाइस, इस तरह 40 साल के बाद उन दोनों लड़कियों को फाइनली जस्टिस मिला। So guys, I hope you like this story, and if you need more such crime stories या फिर mystery stories तो please let me know। आप अपनी stories मुझे भेज भी सकते हैं। तो guys, मेरा नाम है शान and you were watching Pills of Curiosity।